Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. Hello बच्चों! चलो आज एक टाइम मशीन में बैठते हैं। हम जा रहे हैं उस इंडिया में जहां आपके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, नाना नानी बड़े हुए थे, और हम देखेंगे कि वो दुनिया आज की दुनिया से कितनी कितनी अलग थी। हम हिस्ट्री का चैप्टर 9 चेंजिंग लाइफ 1 शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में बच्चों हम 1961 से लेकर साल 2000 तक इंडिया ने जो सफ़र तय किया है उसको समझेंगे। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें बहुत ज़बरदस्त बदलाव आए। एग्जाम के लिए ये चैप्टर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, सो पूरा ध्यान यहाँ रखना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ है पुराना भारत और दूसरी तरफ है नया भारत। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि ये बदलाव, ये चेंज आखिर हुआ कैसे और क्यों हुआ। अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब थोड़ा सोचते हैं। जरा इमेजिन करो, आपकी लाइफ बिना स्मार्टफोन के, बिना इंटरनेट के, बिना स्विगी और जोमैटो के, है ना मुश्किल। अब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में सोचिए, उनकी दुनिया ऐसी ही थी, उनसे पूछना जरूर। उनकी कहानियों में ही बच्चों इस चैप्टर का पूरा सार, द एंटायर एसेंस छिपा हुआ है। ये चैप्टर सिर्फ फैक्ट्स और डेट्स के बारे में नहीं है, ये उनकी जनरेशन और हमारी जनरेशन के बीच के चेंज की कहानी है। तो इस मजेदार जर्नी का रोड मैप क्या है? लेट्स लुक एट आवर लेसन प्लान। हम 6 इंपॉर्टेंट एरियाज को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले विल स्टार्ट विद द इनक्रेडिबल स्पीड ऑफ चेंज इन इंडिया, कि कितनी तेजी से सब कुछ बदला। फिर हम उस जादुई किताब, उस मैजिकल डॉक्यूमेंट की बात करेंगे जिसने इस चेंज को पॉसिबल बनाया, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका असर, इसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी, फैमिली और हेल्थ पर क्या पड़ा। वी विल ऑल्सो ट्रैवल टू रूरल इंडिया, यानी इंडिया के गांव में, ये देखने के लिए कि वहां क्या बदलाव आए। और बिल्कुल एंड में विल डू अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल द की टर्म्स फॉर योर एग्जाम्स। रेडी हो? लेट्स बिगिन। सेक्शन 1, इंडियाज एरा ऑफ रैपिड चेंज। बच्चों, बस इमेजिन करके देखो, आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में एक चिट्ठी को, एक लेटर को, एक शहर से दूसरे शहर जाने में हफ्ते लग जाते थे। और आज आप एक वीडियो कॉल पर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से आमने सामने बात कर सकते हैं। दिस इज द स्पीड ऑफ चेंज वी आर टॉकिंग अबाउट। 20th और 21st सेंचुरीज में ह्यूमन हिस्ट्री ने ऐसी स्पीड पकड़ी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। जो चीजें कभी साइंस फिक्शन लगती थी, मतलब सिर्फ फिल्मों की बातें, आज हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। पुराने ज़माने में अगर आप एंशिएंट या मिडीवल इंडिया में होते तो आपकी सबसे पहली पहचान आपका धर्म, आपका रिलीजन होता था। पूरी सोसाइटी ही रिलीजियस कम्युनिटीज़ के आसपास बनी हुई थी। बट विथ मॉडर्नाइजेशन, जिसे हम हिंदी में आधुनिकीकरण कहते हैं, पहचान की एक नई लेयर जुड़ गई। इसका मतलब ये नहीं कि रिलीजियस आइडेंटिटी खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं। बट अब आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपके पर्सनल चॉइसेस क्या हैं, ये सब भी उतना ही और कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। मॉडर्निटी ने एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, एक मल्टी लेयर्ड इंडियन आइडेंटिटी को जन्म दिया। तो ये इतना बड़ा बदलाव, ये इतना मैसिव चेंज अपने आप जादू से नहीं हो गया। इसके पीछे एक बहुत पावरफुल फोर्स थी, एक ब्लूप्रिंट था एक नए इंडिया के लिए, और वो ब्लूप्रिंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। और इसी के साथ हम आते हैं अपने सेकंड सेक्शन पर, द कॉन्स्टिट्यूशन सोशल रेवोल्यूशन। हमारा संविधान बच्चों सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, ये एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट है जिसने इंडिया की सदियों पुरानी सोशल स्ट्रक्चर को आकर चैलेंज किया। और इस रेवोल्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट यानी इसके मुख्य निर्माता कौन थे, चलिए पता करते हैं। और ये हैं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, मॉडर्न इंडिया के सोशल फैब्रिक के प्राइमरी आर्किटेक्ट। उनका कंट्रीब्यूशन इतना गहरा है, इतना प्रोफाउंड है कि हम कह सकते हैं ही ब्रॉट अबाउट अ सी चेंज इन अ ट्रेडिशनल माइंडसेट। सी चेंज का मतलब है अ कंप्लीट फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव जो सब कुछ बदल दे। कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए उन्होंने एक ऐसे समाज की नींव रखी जो जन्म पर नहीं, इक्वालिटी पर यानी बराबरी पर आधारित हो। इस बात को याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर्स रोल एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है, तो इस पॉइंट को अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लो। तो इस संविधान ने क्या जादू किया? चलो इसको आसान शब्दों में तोड़ते हैं। पहला और सबसे पावरफुल आइडिया, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। कानून के सामने सब बराबर हैं। इसका सिंपल मतलब है कि कानून अंधा है, वो ये नहीं देखता कि आप अमीर हैं या गरीब, सेलिब्रिटी हैं या किसान। अगर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने की सजा 500 रुपये है तो वो सबके लिए है। दूसरा, नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कोई भेदभाव नहीं। इसका मतलब है कि कोई पब्लिक स्कूल आपको आपकी जाति यानी कास्ट की वजह से एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। कोई जॉब इंटरव्यूअर आपको आपके जेंडर या रिलीजन के बेसिस पर रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोर है, द प्रॉमिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन।
इक्वालिटी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल फ्रीडम्स यानी मौलिक आज़ादियों का गिफ्ट भी दिया। ये आज़ादियां एक हेल्दी डेमोक्रेसी की लाइफ ब्लड हैं, उसकी सांसें हैं। चलो जल्दी से इनको समझते हैं। 1. फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी। आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख सकते हैं, हाँ, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। 2. फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी। आप पीसफुल प्रोटेस्ट या मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। 3. फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, संगठन बनाने की आज़ादी। आप स्टूडेंट यूनियंस, ट्रेड यूनियंस या अपना क्रिकेट क्लब भी बना सकते हैं। 4. फ्रीडम टू मूव एंड सेटल, कहीं भी आने जाने और बसने की आज़ादी। आप मुंबई में काम कर सकते हैं और केरला में रिटायर हो सकते हैं, पूरा इंडिया आपका घर है। 5. फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी काम करने की आज़ादी। आपसे कोई ये नहीं कह सकता कि आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके फादर कुछ और करते थे। यू आर फ्री टू बी अ डॉक्टर, एन आर्टिस्ट और एन एंटरप्रेन्योर। एंड 6. फ्रीडम टू नर्चर कल्चर, अपनी संस्कृति को संजोने की आज़ादी। आप अपनी लैंग्वेज, अपने फेस्टिवल्स, अपनी ट्रेडिशंस को गर्व के साथ प्रिजर्व और प्रमोट कर सकते हैं। ये सारी फ्रीडम्स मिलकर हमें सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि सिटीजन्स बनाती हैं। तो इन सब कानूनों का जमीन पर रियल लाइफ में क्या असर हुआ? इस स्लाइड को देखो, ये सबसे बड़ा सोशल चेंज है। पहले आपकी लाइफ का रास्ता आपके जन्म से ही तय हो जाता था। एक कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनता था। दिस वॉज द रिजिड कास्ट सिस्टम, एक कठोर जाति व्यवस्था। बट द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रोक दीज चेन्स, इन जंजीरों को तोड़ दिया। संविधान ने कहा, योर बर्थ डज नॉट डिसाइड योर वर्थ, तुम्हारा जन्म तुम्हारी काबिलियत तय नहीं करता। इस एक लाइन ने फैमिली वोकेशन यानी पारिवारिक पेशे के कंसेप्ट को ऑब्सोलीट बना दिया, मतलब उसे पुराना और बेकार कर दिया। अब आपका फ्यूचर आपकी एबिलिटी और आपके सपनों से बनता है, आपके पूर्वजों से नहीं। यह किसी क्रांति से कम नहीं था। हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशन के रेवोल्यूशनरी आइडियाज को समझा, बट हाउ डिड दीज आइडियाज ट्रैवल फ्रॉम द पेजेस ऑफ अ बुक इनटू आवर होम्स, आवर स्ट्रीट्स एंड आवर फैमिलीज? ये विचार एक किताब के पन्नों से निकलकर हमारे घरों तक, हमारे गलियों तक, हमारे परिवारों तक कैसे पहुंचे? यही हमारा अगला सेक्शन है, सोसाइटी, फैमिली एंड फ्रीडम। चलिए देखते हैं कि इन बड़े बड़े सिद्धांतों ने, इन ग्रैंड प्रिंसिपल्स ने इंडिया की डेली लाइफ की छोटी छोटी बातों को कैसे बदला। चलिए एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। आज आप अपने दोस्तों के साथ किसी भी कैफे या रेस्टोरेंट में जाते हैं और ऑर्डर करते हैं। कितना नॉर्मल लगता है, राइट? बट एक जमाना था जब ऐसी बहुत सी जगहों पर इनविजिबल वॉल्स थी, ना दिखने वाली दीवारें। शायद कोई बोर्ड ना लगा हो, लेकिन ये सबको पता था कि कुछ खास जाति के लोगों का आना मना है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिमोलिश दीज वॉल्स। इसने हर पब्लिक जगह को सच में पब्लिक बना दिया। वो वेलकम ऑल का साइन जो आप आज देखते हैं, वो सिर्फ एक मार्केटिंग स्लोगन नहीं है बच्चों, ये हमारे संविधान के इक्वालिटी के वादे का एक जीता जागता सिंबल है। अब एक और गेम चेंजिंग राइट की बात करते हैं। ब्रिटिश राज में सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब था सेडिशन यानी देशद्रोह। गवर्नमेंट मास्टर थी और लोग उसकी प्रजा, उसके सब्जेक्ट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन फ्लिप दिस इक्वेशन। इसने इस पूरे रिश्ते को पलट दिया। संविधान ने हमें सवाल करने का, आलोचना यानी क्रिटिसाइज करने का और प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया। आज अगर आपको गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी पसंद नहीं आती, यू हैव द राइट टू स्पीक अप। इस अधिकार ने हमें प्रजा से नागरिक बनाया। दिस इज द हार्ट बीट ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं फैमिली की, जो हमारी सोसाइटी की सबसे बुनियादी इकाई है, द बेसिक यूनिट। सदियों तक इंडिया को लैंड ऑफ जॉइंट फैमिलीज के नाम से जाना जाता था। जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार। यह सिर्फ एक साथ रहने की बात नहीं थी। संयुक्त परिवार एक इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम था। खेतीबाड़ी में सब मिलकर काम करते थे, बच्चों की परवरिश, बुजुर्गों की देखभाल, सबकी जिम्मेदारी आपस में बटी हुई थी। यह अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम था। बट फिर एक नई और पावरफुल ताकत ने इस ट्रेडिशनल सेटअप को बदलना शुरू किया, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि दुनिया छोटी हो गई। नई फैक्ट्रीज खुली, नए शहर बसे और नए तरह की जॉब्स आईं जो अक्सर लोगों के पुराने गांवों से बहुत दूर थीं। इसने न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम को इम्पेटस यानी बढ़ावा दिया। अ न्यूक्लियर और एकल परिवार इज जस्ट पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। बेहतर एजुकेशन और जॉब्स के लिए लोग शहरों में मूव करने लगे और बड़ी जॉइंट फैमिली की जगह छोटी और ज्यादा मोबाइल न्यूक्लियर फैमिलीज ने लेनी शुरू कर दी। या सोशल चेंज सिर्फ घरों तक ही नहीं रुका, इसने तो हमारे ट्रैवल करने के तरीके को भी बदल दिया। चलो इंडियन रेलवेज का एग्जाम्पल लेते हैं। ब्रिटिश राज में ट्रेन की बोगी भी समाज का आईना थी, अ मिरर ऑफ सोसाइटी। अलग अलग क्लासेस थीं और थर्ड क्लास को सबसे नीचा माना जाता था। यह हमारी सोशल हायरार्की को दिखाता था। बट इन 1978
इन अ मूव इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय के रेलवे मिनिस्टर मधु दंडावते, ये नाम एग्जाम के लिए याद रखना, ने थर्ड क्लास को ही खत्म कर दिया। क्लासलेस ट्रेन्स जैसे सिंघागढ़ एक्सप्रेस शुरू की गईं। ये एक सिंबॉलिक लेकिन बहुत पावरफुल कदम था। इसका मैसेज था कि एक ट्रेन में और एक देश में सभी नागरिक बराबर हैं। आज़ादी मिलना एक बात है, बट आज़ादी का फायदा हर नागरिक तक पहुंचाना, दैट्स द रियल चैलेंज। एक आज़ाद देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने लोगों की भलाई होती है, उनका वेलफेयर होता है। और यही हमें लाता है सेक्शन 4 पर, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर। यहां हम समझेंगे कि इंडिया ने एक वेलफेयर स्टेट बनने का सपना कैसे देखा। व्हाट इज अ वेलफेयर स्टेट? चलिए पता करते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ वेलफेयर स्टेट, जिसे हम हिंदी में कल्याणकारी राज्य कहते हैं। ये एक ऐसा स्टेट है जो अपने सिटीजन्स की वेल बीइंग यानी उनकी भलाई की जिम्मेदारी लेता है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है टू इंश्योर कि सबको एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन मिले। और यहाँ एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट है बच्चों, इंडिया दुनिया का पहला देश था जिसने इस गोल को साफ साफ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। ये हमारे फाउंडिंग फादर्स, हमारे देश को बनाने वालों की दूर की सोच, उनकी विजन को दिखाता है। वो सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं चाहते थे, वो हर हिंदुस्तानी के लिए गरीबी, बीमारी और अनपढ़ता से आज़ादी चाहते थे। ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रीम, एक संवैधानिक सपना नहीं था। इस ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए गए, ठोस कदम उठाए गए। One of the first major steps was the creation of the Ministry of Social Welfare, यानी समाज कल्याण मंत्रालय, on 14 जून 1964। इस मिनिस्ट्री का काम था ऐसी स्कीम्स और प्रोग्राम्स बनाना जिनका लोगों की लाइफ पर डायरेक्ट असर हो, जैसे बच्चों के लिए बेहतर न्यूट्रिशन की स्कीम्स, महिला सशक्तिकरण यानी विमेंस एम्पावरमेंट और ज़रूरतमंद लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी। एक वेलफेयर स्टेट को उन लोगों का खास ख्याल रखना होता है जो इतिहास में पीछे छूट गए हैं। इंडिया में शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड ट्राइब्स ने सदियों तक भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन झेला था। 1971 के सेंसस के मुताबिक वो हमारी पॉपुलेशन का 22% थे। सिर्फ कानून में इक्वालिटी बोल देना काफ़ी नहीं था, उन्हें आगे आने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत थी। इसी को कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। इस पॉलिसी के तहत उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप्स और गवर्नमेंट जॉब्स और विधानसभाओं में सीट्स रिजर्व की गईं ताकि वो भी देश के विकास में, देश की डेवलपमेंट में बराबरी से हिस्सा ले सके। एक स्वस्थ देश ही एक मजबूत देश होता है। अ हेल्दी नेशन इज अ स्ट्रांग नेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले इस बात को अच्छे से समझते थे। उन्होंने पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाना गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी बनाई। फॉर एग्जाम्पल 6th 5-year प्लान में खास तौर पर गांव, ट्राइबल एरियाज और गरीब लोगों तक हेल्थ केयर पहुंचाने पर फोकस किया गया। और इंडिया ने एक बहुत ही यूनिक अप्रोच लिया। सिर्फ वेस्टर्न मेडिसिन यानी एलोपैथी पर डिपेंड करने की जगह उसने हमारे अपने ट्रेडिशनल सिस्टम्स, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी को भी फॉर्मल रिकग्निशन दी। इस इंटीग्रेटेड अप्रोच का मकसद था हेल्थ केयर को सबके लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना। और मेडिकल फील्ड में आज़ादी के बाद इंडिया ने बहुत बड़ी बड़ी छलांगें लगाईं। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, एक मील का पत्थर आया 1962 में। वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर एन गोपीनाथ की टीम ने इंडिया की पहली सक्सेसफुल ओपन हार्ट सर्जरी की। दिस वॉज अ लैंडमार्क अचीवमेंट। इसका मतलब था कि अब वर्ल्ड क्लास मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे अपने देश में अवेलेबल था। और हाँ बच्चों, एग्जाम के लिए एक पॉइंट नोट कर लो, साल 1962, जगह वेल्लोर और डॉक्टर एन गोपीनाथ। ये डिटेल्स अक्सर 1 मार्क क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी क्रांति, सबसे बड़े रेवोल्यूशन बहुत सिंपल आइडियाज से आते हैं। चलो एक ऐसे ही मेड इन इंडिया जादू की बात करते हैं, द जयपुर फुट। इमेजिन करो 1968 से पहले किसी एक्सीडेंट में अपना हाथ या पैर खो देने का मतलब था पूरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर रहना। जो आर्टिफिशियल लिम्स मिलते थे वो भारी थे, महंगे थे और इंडियन लाइफस्टाइल के लिए बिल्कुल आरामदायक नहीं थे। इस चैलेंज को डॉक्टर प्रमोद सेठी ने एक ब्रिलियंट क्राफ्ट्समैन रामचंद्र शर्मा के साथ मिलकर सॉल्व किया। उन्होंने एक ऐसा आर्टिफिशियल फुट डिज़ाइन किया जो सस्ता था, हल्का था और इसने लाखों डिफरेंटली एबल लोगों को उनका आत्मसम्मान और चलने फिरने की आज़ादी वापस दी। तो क्या था इस जयपुर फुट का जादू? ये इतना स्पेशल क्यों था? चलो इसके यूनिक फायदे देखते हैं। इसे रियल इंडिया के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसे पहनकर लोग नंगे पैर रफ जमीन पर चल सकते थे, खेत में काम कर सकते थे, यहाँ तक कि पेड़ पर भी चढ़ सकते थे। आपको महंगे जूतों की ज़रूरत नहीं थी। लोग आराम से ज़मीन पर आलती पालती मारकर यानी क्रॉस लेग्ड बैठ सकते थे, जो हमारे कल्चर में बहुत कॉमन है। और ये वाटरप्रूफ भी था। इन शॉर्ट, ये सिर्फ एक मेडिकल डिवाइस नहीं था, ये एक लाइफ चेंजिंग इनोवेशन था जिसे रूरल इंडिया की ज़रूरतों के लिए परफेक्टली डिज़ाइन किया गया था।
वेल्लोर में चमत्कारों का सिलसिला जारी रहा। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद अगला बड़ा कदम था ऑर्गन ट्रांसप्लांट। 1971 में उसी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इंडिया का पहला सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, जिसे डॉक्टर जॉनी और डॉक्टर मोहन राव ने अंजाम दिया। ये मेडिकल आत्मनिर्भरता यानी मेडिकल सेल्फ रिलायंस की तरफ एक और बड़ा कदम था। और आज सिचुएशन बिल्कुल उलट गई है। इंडिया मेडिकल टूरिज्म का एक हब बन गया है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ सस्ते और हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। साइंस सिर्फ जाने ही नहीं बचा रही थी, ये नए जीवन को बनाने में भी मदद कर रही थी। इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट में एक परिवार के लिए बच्चे का होना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो कपल्स नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते थे, उनके लिए साइंस उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई। 1978 में कोलकाता में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की देखरेख में इंडिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, एक लड़की जिसका नाम दुर्गा रखा गया, का जन्म हुआ। ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू थी जो देश के अनेकों परिवारों के लिए खुशियां और सोल्यूशन लेकर आई। बच्चों, अब मैं आपके साथ एक बहुत शॉकिंग स्टैटिस्टिक शेयर करने जा रहा हूं। 1978 से पहले इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। हर 10 में से 6 बच्चों को अपने पहले साल में ही ऐसी बीमारियों से मरने का खतरा था जिनसे बचा जा सकता था। इस ट्रेजेडी से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया। पोलियो, मीजल्स और टेटनस जैसी खतरनाक बीमारियों के वैक्सीन्स हर बच्चे को मुफ्त में लगाए गए। मशहूर पल्स पोलियो कैंपेन, जो शायद आप में से बहुतों को याद होगा, इसी ऐतिहासिक कोशिश का हिस्सा था ताकि हम अपने देश के भविष्य को बचा सकें। हमने अब तक शहरों में और हॉस्पिटल्स में हुए बदलाव की बात की, बट इंडिया की ज्यादातर आबादी कहाँ रहती है? उसके गांवों में। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है। तो हमारे फाइनल कंटेंट सेक्शन में चलिए इंडिया के दिल में चलते हैं, अर्बनाइजेशन एंड रूरल इंडिया। हम अपने गांव की बनावट को, उनके स्ट्रक्चर को और उनके विकास के लिए की गई कोशिशों को समझेंगे। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। एक विलेज यानी गांव आखिर होता क्या है? ज्योग्राफिकली एक गांव किसानों की एक परमानेंट बस्ती होती है जो उनके खेतों के पास बनी होती है। इसका एक टिपिकल फीचर है घरों का एक घना झुंड जो चारों तरफ से खेतों से घिरा होता है। इसे ऐसे सोचो जैसे हरे भरे खेतों के समुंदर में घरों का एक छोटा सा द्वीप हो, और अगर बस्ती इससे भी छोटी हो जिसमें बस कुछ ही घर हों, उसे हम हैमलेट कहते हैं। आजादी के बाद हमारे लीडर्स जानते थे कि इंडिया तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसके गांव आगे ना बढ़ें। इसीलिए रूरल डेवलपमेंट एक टॉप प्रायोरिटी बन गई। एक बहुत बड़ी पहल थी कलेक्टिव डेवलपमेंट स्कीम। यह सिर्फ खेती के बारे में नहीं थी, इसका मकसद था ऑल राउंड डेवलपमेंट लाना। इसके तहत किसानों को बेहतर बीज, खाद और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जैसे ट्रैक्टर्स और सिंचाई के नए तरीके प्रोवाइड किए गए। गोल बिल्कुल सिंपल था, खेती की पैदावार बढ़ाना, जिससे किसानों की इनकम बढ़े और पूरे देश की फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो। ये रूरल इंडिया को बदलने की दिशा में पहला कदम था। और इसी के साथ मॉडर्न इंडिया के बदलते हुए मंजर की हमारी जर्नी यहां पूरी होती है। हमने कितना कुछ कवर किया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर जयपुर फुट तक। अब चलिए जल्दी से इस चैप्टर के की टर्म्स को रिवाइज करते हैं। पूरा ध्यान यहां, ये इस सेक्शन से आने वाले एग्जाम क्वेश्चंस के लिए आपकी फाइनल प्रेप है। पहला की टर्म वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य। एक ऐसा स्टेट जो अपने नागरिकों की हेल्थ, एजुकेशन और भलाई की जिम्मेदारी लेता है। याद रखना, इंडिया इसको अपने संविधान का लक्ष्य बनाने वाला एक पायनियर था जो अपने लोगों के प्रति उसकी कमिटमेंट को दिखाता है। दूसरा की टर्म न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार, पेरेंट्स और उनके बच्चों की एक छोटी फैमिली यूनिट। इसका बढ़ना सीधे तौर पर मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा है, जिसने शहरों में पुराने घर से दूर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा की। और हमारा तीसरा की टर्म इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण। किसी इंसान को एक बीमारी से इम्यून यानी सुरक्षित करने का प्रोसेस जो आमतौर पर वैक्सीन देकर किया जाता है। इंडिया का नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एक गेम चेंजर था, जिसने शिशु मृत्यु दर को बहुत तेजी से कम किया और लाखों बच्चों की जान बचाई। तो हमारी कहानी साल 2000 पर आकर रुकी, लेकिन इंडिया के बदलाव की कहानी अभी भी लिखी जा रही है, और अब तो और भी तेज स्पीड से। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आपने अपनी लाइफ में सबसे बड़े चेंजेस क्या देखे हैं? सोचो उसके बारे में। आपके हाथ में जो फोन है, जिस तरह से आप बिल्स पे करते हो, इंफॉर्मेशन की स्पीड, ये सब उसी जर्नी का हिस्सा है जिसके बारे में हमने आज पढ़ा। यही तो हिस्ट्री का जादू है बच्चों। ये सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं है, ये एक नक्शा है, एक मैप है जो हमें अपने प्रेजेंट को समझने
और अपने फ्यूचर को इमेजिन करने में मदद करता है। दिस लेसन वॉज ब्रॉट टू यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, क्रिएटेड ओनली फॉर स्टडी एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी।